हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस डी पॉइंट। गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया था कि मतलब फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं एंड फिजिक्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर हैं उनके बारे में बताऊंगा एंड साथ ही साथ में कुछ कंजर्वेशन लॉज ऑफ फिजिक्स बताऊंगा। ठीक, तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है अभी फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इन नेचर, प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल। ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। बिना बल के कार्य संभव नहीं है। तो अनेक प्रकार के बल होते हैं, लेकिन प्रकृति में मूल रूप से 4 ही प्रकार के बल पाए जाते हैं, जिनको प्रकृति में मूल बल बताया गया, जिनको आधारभूत बल बताया गया। ठीक, तो भैया प्रकृति में मूल रूप से 4 बल पाए जाते हैं। 4 बल पाए जाते हैं। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 2 वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल। नंबर 3 द्विबल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। नंबर 4 प्रबल नाभिकीय बल। तो एक बात बताना चाहेंगे भैया कि प्रकृति में मूल रूप से 4 बल पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर 2 वैद्युत चुंबकीय बल, नंबर 3 द्विबल नाभिकीय बल, नंबर 4 प्रबल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के सभी उन कणों के बीच लगता है जिनके पास द्रव्यमान होता है। अर्थात कहने का मतलब है सभी द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाले बल को कौन सा बल बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। एंड जैसा कि न्यूटन ने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भैया यदि इनको हम संयुक्त रूप से लिखते हैं तो संयुक्त रूप से लिखने पर एफ जी प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका मान प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक कण के लिए समान रहता है। इसका मान होता कितना भैया? तो इसका मान 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर
होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में यही बात बताई गई थी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब यदि इन दोनों बातों को मिला करके लिखते हैं तो Fg प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r स्क्वायर हो जाता है। एंड यदि Fg इज इक्वल टू लेते हैं तो g m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है, जहां g क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मान प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक कण के लिए समान रहता है, इसीलिए इसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसके साथ ही साथ यदि अगले टॉपिक की हम बात करते हैं, अगले फोर्स की अगर बात करते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल। तो वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है भैया? वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? वैद्युत का अर्थ ही हम जानते हैं, वैद्युत किसे कहते हैं भैया? तो वैद्युत हम जानते हैं, वैद्युत एक प्रकार की क्वालिटी होती है, यानी कि एक प्रकार का गुण होता है जो क्या प्रदर्शित करती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक, यह कैसे प्रदर्शित करता है? जब भैया किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर या उसमें करंट को फ्लो कराकर किसी अन्य वस्तु को उसके द्वारा आकर्षित किया जाता है, तो यह गुण क्या कहलाता है? वैद्युत का गुण कहलाता है। अर्थात आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब हम स्केल या किसी छड़ को बालों से रगड़कर या किसी कंघी को बालों से रगड़कर कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो कागज के छोटे टुकड़े जो उससे आकर्षित होने लगते हैं वो किस गुण के कारण आकर्षित होने लगते हैं? क्योंकि उस समय जो आपकी कंघी या छड़ होती है वो वैद्युतमय हो चुकी होती है। तो भैया इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैद्युत का मूलभूत आधार क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। अर्थात वैद्युत चुंबकीय बल जो है वो आवेशों से संबंधित बल है। तो भैया वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है Fe, ये आपका अनुक्रमानुपाती किसके होता है? आवेशों के गुणनफल के। ठीक, जैसा कि आप जानते हुए कूलाम ने एक नियम दिया था जिसमें बताया था कि वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भैया अगर यहाँ पर इसको हम संयुक्त रूप से लिखते हैं, संयुक्त रूप से लिखने पर तो भैया हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है? Fe प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Fe प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Fe बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है। K एक नियतांक है, जैसा कि मैंने भैया अभी पिछले नियम में बताया कि G एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसी प्रकार से यहाँ K भी एक नियतांक है, लेकिन भैया G जो था वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, अर्थात उसका मान प्रत्येक कण अथवा प्रत्येक स्थान के लिए समान रहता। लेकिन भैया जहाँ यहाँ पर जो K एक नियतांक है, यह एक सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, अर्थात अलग अलग कणों, अलग अलग स्थानों, अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होगा। लेकिन इसका मान हमारा अलग अलग होगा तो हम जानेंगे कैसे, किस टाइम कौन सा मान होगा? तो उसके लिए आगे मैं बता रहा हूं, जहां के एक नियतांक है जिसका मान माध्यम के वैद्युत गुणों पर निर्भर करता है। माध्यम के वैद्युत गुणों पर निर्भर करता है। तो भैया एक बात बता देना चाहते हैं, अब वह माध्यम जिस माध्यम में हमारे आवेश निर्भर स्थित है या जहां पर रखे हुए हैं, तो भैया उस माध्यम के वैद्युत गुणों पर इस K का मान डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए यदि हमारे आवेश किसी रिक्त स्थान में रखे हुए हैं, यानी कि वो एयर या वैक्यूम में होंगे। ठीक, यदि आवेश हमारा किसी वायर के अंदर है, तो वायर के अंदर होने पर या तो वायर हमारा जो है कॉपर का वायर होगा या एल्यूमिनियम का वायर होगा या जिस भी धातु का वायर है, उसके वहां पर वह धातु ही उस माध्यम का कार्य करेगी, एंड अगर भैया कहीं पर किसी प्रकार से कोई चार्ज शहद में है या अभ्रक में है या जल में है, तो उसके लिए उनकी परमिटिविटी यानी कि वैद्युतशीलता सबकी अलग अलग होती है। उन्हीं वैद्युतशीलताओं के आधार पर K का मान अलग अलग होता है। तो भैया एक बात बता देना चाहते हैं कि निर्वात अथवा
वायु के लिए K इज इक्वल टू 1/4πε0 बराबर 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, जहां ε0 निर्वात की क्या है भैया, वैद्युतशीलता है। जहां ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, जहां ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो यदि यहाँ पर हम K का मान रख देते हैं तो F इज इक्वल टू हो जाता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। लेकिन भैया जैसा कि मैंने बताया कि सभी माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होता है, लेकिन भैया यहाँ पर मैंने निर्वात अथवा वायु के लिए बताया। अन्य माध्यमों के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो अन्य माध्यमों के लिए यदि कोई परावैद्युत माध्यम हो, यदि कोई परावैद्युत माध्यम हो तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ये फार्मूला हो जाएगा भैया। और जहां पर K क्या है, परावैद्युतांक है। K इज इक्वल टू माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक K क्या है भैया, माध्यम का परावैद्युतांक है। इस प्रकार से हमने भैया प्रकृति में पाए जाने वाले दो मूल बलों की जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दुर्बल नाभिकीय बल। तो दुर्बल नाभिकीय बल किस प्रकार का बल होता है, तो भैया दुर्बल नाभिकीय बल देखो यहाँ पर आप स्पष्टता देख रहे होंगे कि ये दुर्बल नाभिकीय बल है, ये प्रबल नाभिकीय बल है, लेकिन दोनों की दोनों ही कैसे बल है, नाभिकीय बल है। तो अर्थात यहाँ से हम स्पष्टता समझ सकते हैं कि ये दोनों नाभिक में पाए जाने वाले बल होंगे। कैसे बल होंगे, नाभिक में पाए जाने वाले बल होंगे। तो भैया थोड़ा समझने से पहले इनके एक्सप्लेनेशन से पहले हमको नाभिक को समझना पड़ेगा। नाभिक क्या होता है भैया, नाभिक के बारे में आप जानते होंगे कि नाभिक के अंदर भैया न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पाए जाते हैं तथा उसके बाहर कुछ निर्धारित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक के अंदर चूंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तो भैया ये दोनों बल किसी न किसी प्रकार से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पर डिपेंड करते होंगे, उन्हीं से इनका कनेक्शन होगा। तो कैसे कनेक्शन है भैया, ध्यान दीजिएगा। दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है ये कुछ जो रेडियो एक्टिव घटनाएं होती है, रेडियो एक्टिव क्षय तथा नाभिकीय विघटन, ठीक, ये घटनाएं आपने पढ़ी होंगी या नाभिक से रिलेटेड जानकारियों में। तो भैया नाभिक से रिलेटेड जानकारियों में यदि आपने रेडियो एक्टिव क्षय अथवा नाभिकीय विघटन की घटनाओं को पढ़ रखा है, तो जहां पर जब भैया रेडियो एक्टिव क्षय होता है, किसी नाभिक के रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिव क्षय में बीटा कणु, अब देखो रेडियो एक्टिव क्षय में भैया या तो अल्फा कण निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल, या बीटा पार्टिकल या गामा किरणें निकलती हैं। तो भैया किसी नाभिक के रेडियो एक्टिव क्षय में बीटा कणों तथा मूल कण कौन कौन से होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स, ठीक। मूल कणों के बीच लगने वाले बल को दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं।
इसके साथ ही साथ में अगला टॉपिक हमारा है प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल कौन सा होता है भैया? ठीक, हमने जैसा कि आपको बताया कि नाभिक के भीतर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनके बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यदि हमारा नाभिक से संबंधित बात है तो स्वाभाविक सी बात है किसी ना किसी प्रकार से वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो भैया मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है। प्रबल नाभिकीय बल उस बल को कहते हैं जो कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक साथ नाभिक के अंदर बांधे रखने में, ठीक, जो कि भैया नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधे रखने में उन दोनों कणों के बीच बल लगता है, उस बल को ही क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। ठीक, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधे रखने में लगने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। भैया यहां पर मैंने आपको 4 प्रकार के जो मूल बल थे, चारों मूल बलों की जानकारी बताई जा रही है। एंड अगर आपको इन बलों से संबंधित मतलब कि कौन सी बल किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, उनका परास क्या होता है, वो कब लगते जा रहे हैं एंड किस सीमा तक लगते हैं, ये जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। ठीक, जो मैंने आपको बताया था कुछ कंजर्वेशन लॉज ऑफ फिजिक्स बताएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके, थैंक यू।